गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 88 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और जीएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 88 या आगे जो भी आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इन सभी टेस्ट का फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समाचारों में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या लद्दाख? दुर्गावती टाइगर रिजर्व यह है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। तो कहां पर है ये? एमपी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 40वां। तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया। और पिछले 7 वर्षों में देखा जाए तो भारत की बड़ी उपलब्धि है ये। भारत ने 41 स्थान का सुधार किया है, जहां 2015 में स्थिति 81वें स्थान पर थी भारत की। और स्विट्जरलैंड जो है लगातार 12 वर्षों से प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये बनी है इटली की जॉर्जिया मेलोनी। तो हाल ही में इटली में हुए आम चुनावों में जॉर्जिया मेलोनी ने इतिहास रचते हुए जीत हासिल की और वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और ब्रदर ऑफ इटली पार्टी की नेता हैं वो जॉर्जिया मेलोनी, और उन्होंने स्थान लिया है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी का। ठीक है, मारियो द्रागी को हराया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है सवाल। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अभी सितंबर 2022 में इनको बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये यूपीपीएससी वाले टेस्ट में भी था कल में। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, जो कि सेवानिवृत्त हैं, अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है? और विवरण में कहा है कि कुछ स्त्रियां स्वेच्छा से तो कुछ जबरदस्ती उनको सती कराया जाता था। फ्रैंकोइस वर्नियर इनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर है। तो फ्रैंकोइस वर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां कुछ महिलाएं खुशी से मौत को गले लगाती हैं, तो वहीं कुछ मरने के लिए मजबूर किया जाता है उनको। ठीक है, तत्कालीन व्यवस्था की बात की है इन्होंने। नंबर 6 पर आ जाइए। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए किया जाता है? ये जनरल साइंस का सवाल है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। कीटोन, एमाइन, शराब या ईथर? विलियमसन संश्लेषण ईथर के लिए है। देखिए, यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो है संख्या कुछ कम हो गई है, वरना 33 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते थे इन 150 में से। 33, 34, 28, और अभी भी संख्या 22-20 तक बनी हुई है। तो विलियमसन संश्लेषण सममित और असममित ईथर तैयार करने के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला भी दी है। तो ईथर के लिए हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 में है रसायन, सूची 2 में है उनके रासायनिक सूत्र। सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल।
पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक है। सल्फ्यूरिक तो बहुत पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, सभी को पता होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, और जो सल्फ्यूरस है वो एक संख्या कम है, वो H2SO3 है। और जो पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2S2O8 है, और पायरो सल्फ्यूरिक H2S2O7 है। तो वैसे एक से भी एलिमिनेट हो ही रहा है ये, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान से देख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस है। तो डी का 3, डी का 2 किस में है? एक में ही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जो सल्फ्यूरिक है वो H2SO4 है, और जो सल्फ्यूरस है वो एक नंबर कम है, बाकी सब सेम है, H2SO3 है। और जो पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2S2O8 है, और जो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2S2O7 है, ठीक है। एक नंबर कम कर देना सल्फ्यूरस में, H2SO3, इसका H2SO4, और पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक और पायरो सल्फ्यूरिक एक साथ आ जाए तो जो बड़ा वाला है उसका नंबर बड़ा होगा, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है, जो अंकों में बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 106वां संविधान संशोधन, 111वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किससे संबंधित है? पुलिस सुधार, सहकारी समिति, चुनाव सुधार या पंचायत? किससे संबंधित है बताइए? ये संबंधित है सहकारी समिति से। देखिए 106वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। लेकिन हुआ क्या, पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी, और विधेयक 18 मई 2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। तदनुसार 30 सितंबर 2009 को लोकसभा में संविधान का 11वां संविधान संशोधन पुनः पेश किया गया, ठीक है। इसलिए विकल्प बी सही है, तो 111वां हो गया सहकारी समितियों से, और हो गया है 106वां। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहीं अगर राज्यपाल होता तब भी उत्तर वही होता जो इसका है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर अंतर है, ना 5 साल, ना 3 साल, ना 4 साल। तो संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है, और इसके कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गई है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रपति किसी भी समय उसे उसके पद से हटा सकते हैं। 10वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट ले ले तो 62 वर्ष। देखिए संविधान के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, कुछ भी लिखा हो सकता है, उनके न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 प्रावधान है। कौन कौन से? वह 65 वर्ष की आयु तक जो है पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी, और वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट की लोकसभा में बिल आएगा, ठीक है, 2/3 बहुमत, फिर राज्यसभा में गया 2/3 बहुमत, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लहूगाला कितुनाला नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? लहूगाला कितुनाला, भारत, चीन, भूटान, श्रीलंका? चीन नहीं है, भारत नहीं है, भूटान या श्रीलंका। लहूगाला कितुलाना, लहूगाला कितुनाला है श्रीलंका में। लहूगाला कितुलाना नेशनल पार्क श्रीलंका में अवस्थित है। यह श्रीलंका के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ आपको मिलेंगे श्रीलंकाई हाथी, श्रीलंकाई तेंदुए, श्रीलंका के हिरण। 12वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से या सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान? बताइए।
मानस असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, ग्रेट हिमालयन है हिमाचल प्रदेश में, और ये चारों के चारों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 1 2 3 4। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको मान्यता मिली थी 1985 में, मानस को भी 1985 में, इन दोनों को 1985 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988, और द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का, इसको वर्ष 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, लद्दाख, बिहार, झारखंड। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, और ये 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक से संबंधित सूक्ष्म जीव है, यानी बायो फर्टिलाइजर से संबंधित सूक्ष्म जीव है? एजोला, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा। ब्लू ग्रीन एल्गी होता वो भी होता, एजोला भी है, एजोटोबैक्टर भी है, माइकोराइजा भी है, ठीक है, राइजोबियम होता वो भी होता, सभी हैं, और बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को बार बार। तो बायो फर्टिलाइजर या जैविक उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें जैविक खाद हो गई, पशु खाद हो गई, मुर्गी पालन और घरेलू सीवेज शामिल होते हैं। देखिए, यह ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्म जीवों से निर्मित होता है और कृषि योग्य भूमि के लिए उपयोगी होता है। ये सूक्ष्म जीव मृदा या फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोराइजा है, एजोला है, और है एजोस्पिरिलियम, और है फास्फोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 की बैठक कहाँ हुई है? बीजिंग तो हटा ही दीजिए, इस्लामाबाद भी हटा दीजिए, इनमें से एक उत्तर होगा। कोविड के बाद से तो चीन में कम नाम मात्र ही चीज़ें हो रही हैं। इसका उत्तर है भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 की बैठक जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुई, ग्लोबल न्यूज़ फोरम। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी? मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी है, यह है हिमाचल प्रदेश। और भी 2-3 चीज़ें की हैं। तो 5 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। उन्होंने सड़क परियोजना और मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी, और साथ ही बिलासपुर एम्स और गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। एक आधा दिवस पूछ लेते हैं यूपीपीएससी में भी और आरओ में भी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी सदस्य जो है सार्क के सदस्य हैं, यानी सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं? इंपॉर्टेंट है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न हो जाता है एस्पिरेंट को एग्ज़ाम हॉल में कि कौन सार्क का मेंबर है। कन्फ्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं मालदीव, म्यांमार में और चीन में भी। देखिए, इंडोनेशिया तो है ही नहीं सार्क का मेंबर, इसको तो एलिमिनेट करिए। मालदीव है लेकिन म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। चीन भी सार्क का मेंबर नहीं है, चीन सार्क का मेंबर नहीं, याद रखिएगा। चीन जो है ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स में सदस्य देश है, सार्क में नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत सार्क के मेंबर हैं। तो ए है इसका आंसर। देखिए, सार्क का पूरे नाम की बात करें तो सार्क का जो फुल नेम है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार की बात करें तो सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया था।
और इसके मेंबर कंट्री की बात करें, यानी जो इसके 7 संस्थापक देश थे या हैं अभी भी, वो हैं बांग्लादेश, जब स्थापित हुआ तब की बात हो रही है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इनके विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात हुई थी अप्रैल 1981 में श्रीलंका के कोलंबिया में। और अफगानिस्तान जो है वर्ष 2005 में इसमें आयोजित हुए 13वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुआ था। यानी सार्क में कुल कितने कंट्री हो गए वर्तमान में? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और अफगानिस्तान 8। ठीक है, सार्क का सबसे नया मेंबर है, 2005 में शामिल हुआ। और सार्क की स्थापना कब? 1985 में। और इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, तो सार्क में चीन मेंबर नहीं है, म्यांमार मेंबर नहीं है, लेकिन मालदीव है। ठीक है, और पाकिस्तान है। पाकिस्तान ब्रिक्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये न केवल भारत, न केवल एशिया, न केवल विश्व, ठीक है, विश्व यानी पूरी दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और यह है मणिपुर में। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में अवस्थित है और यह दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और लोकटक झील पर स्थित है ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है, सांगई, सांगई का। और इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थानीय रूप से कहते हैं फुमडी, फुमडी कहा जाता है। फुमडी का अर्थ क्या है? एक मणिपुरी शब्द है फुमडी, जिसका अर्थ होता है मिट्टी और वनस्पति की तैरती हुई चटाई। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1, यह सूची 2। अमीर खुसरो का जन्म स्थान यूपी के एग्जाम में बहुत पूछते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर है? और श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पर? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कल्चर से आ गया सवाल ये। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में, यानी ए का हो गया 3। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला बांदा में है। और श्रृंगी ऋषि मंदिर श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद हो गया। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। ए का 3 बी का 2 दो में है, तो इसको बी, सी और ए को एलिमिनेट कर दीजिए, इनमें से आंसर नहीं है। 4 का श्रृंगी ऋषि मंदिर यानी सी का है चौथा, तो सी का चौथा ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 2 4 1। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ है पटियाली कासगंज में। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है बांदा में। और श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। ठीक है, इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर। ठीक है, जिसका MRP है RS 399।